मैंने जो पहला जो किया था, मैंने जो रिकॉर्डिंग, जो मेरा पहला ब्लॉग था, उसमें जो बताया था मैंने कि आपको हर विलेजेस का, हर तरह का जो वीडियोज़ है वो सब मैं दिखाऊंगा। अभी जो मेरा जो है ब्लॉग है, सेकेंड ब्लॉग है, और सेकेंड ब्लॉग में मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा जो जहाँ पर मैं आया हूँ वहाँ का। और चलो अभी देखते, घूमते हैं यहाँ पर, जो भी है वो आपको सब शेयर करता हूँ मैं, और इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको सब। ये जो खेत है, मैंने जो दिखाया था ना, जो चने का खेत, जो मराठी में हरभरा बोलते हैं उसको, वो खेत है। अभी तक तो कुछ चना तो कुछ आया नहीं है, आता तो मैं ज़रूर आपको दिखा देता। और ये जो सामने जो पूरा हरा भरा खेत दिखाई दे रहा है, ये सब मकई का खेत है। ये सब मकई का खेत है। मकई तो आई नहीं है इसको, अभी ये छोटे पौधे हैं। जब बड़े हो जाएंगे ना, तब इसको मकई के दाने आ जाएंगे इसको। अभी ये छोटे हैं, एक महीने के बाद आ जाएंगे इसको। चलो आगे जाते हैं। ये सब मकई का ही खेत है पूरा, जहाँ से वहाँ तक पूरा, वो पूरा लंबा दिखता है वहाँ पर, वो सब, ये सब मकई का ही खेत है पूरा। देखो ये मिर्ची का, हरी मिर्ची। ये मिर्ची का पौधा है, इसको बहुत सारी मिर्ची आई है, देखो यहाँ पर, हरी वाली, लाल वाली। ये देखो ये भी। और ये जो दिखते हैं ना, ये वाले, इसको घास बोलते हैं। मराठी में तो घास बोलते हैं, लेकिन हिंदी में पता नहीं अभी क्या बोलते हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसको घास बोलते हैं, जो घास काट के जो काऊ को खिलाते हैं इसको। ये सब उसका ये खेत। मेरा साउंड अच्छा आता नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी हवा चल रही है, और बारिश का भी क्लाइमेट बना हुआ है, तो आवाज़ कम आता रहेगा मेरा।
अभी जो आपको जो पर्वत सामने जो दिखाई दे रहा है, उस पर्वत के ऊपर अभी हम चढ़ाई करेंगे। और अभी हम पर्वत के बेस पॉइंट पे खड़े हैं और यहाँ से अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है ऊपर चढ़ाई करने के लिए। और चलो चलते। मेरे जो पीछे जो दिख रहा है वो पर्वत, उस पर्वत के ऊपर अभी अपने को चलना है और वहाँ पे ऊपर जाके फिर देखते हैं कि वहाँ से आप नीचे का जो व्यूज़ है वो किस तरह से दिखाई देता है। अभी 5:55 हो गए और अभी हम चढ़ाई चालू कर दी है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। और एक जगह पे अभी मैं बैठा हूँ और अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ से मैं आपको सनसेट कैसा दिखता है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। चलो अभी सनसेट देखने का टाइम हो गया, तो चलो अभी सनसेट देखेंगे। अभी हम पीसा डैम पे आए हैं और आपको अभी जो मेरे सामने है वो पीसा डैम का नज़ारा है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको पीसा डैम कैसा है। तो अभी हम बढ़ते हैं पीसा डैम की ओर। मेरे पीछे जो देख रहा है वो पूरा पीसा डैम के ऊपर से जो ब्रिज जा रहा है उसका नज़ारा है। और यहाँ पर पीछे दिख रहा है वो पीसा डैम है। पीसा डैम भादसा नदी पर बनाया गया है। मुंबई उपनगर में दो महत्वपूर्ण नदी है, भादसा और तानसा। पीसा डैम भादसा नदी के प्रवाह को कल्याण के बापगांव में प्रवाह को रोकता है। पीसा डैम का पानी ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सप्लाई होता है। पीसा डैम के पास भादसा नदी में मछली पकड़ना प्रतिबंधित है। इस डैम में कतला मछली के अलावा रोहू और रानी मछली भी है।
पीसा डैम की प्रमुख मछली कतला मछली है। हेलो गाइस, तो अभी हम चलते हैं। आपको पूरा हमने पिज़्ज़ा डैम के बारे में बताया है और मेरा यही उद्देश्य था कि आपको पिज़्ज़ा डैम दिखाए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताए। ये जो पिज़्ज़ा डैम है वो टिटवाला वेस्ट में कल्याण तालुका में आता है। जो भी मैंने आपको दिखाया है वो जनवरी महीने का है, जो अभी ठंड चल रही है। लेकिन जब बारिश का महीना आएगा ना, तब और एक बार यहाँ पर विज़िट देंगे और फिर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पानी का लेवल कितना हाइट पे होता है और कितना फास्ट होता है। बारहवीं डैम का बांधकाम 1973 में शुरू हुआ था और 1978 में यह बांधकाम पूरा हुआ। उस वक्त डैम का खर्चा 3.5 करोड़ इतना आया था। उस वक्त बारहवीं डैम की ऊंचाई 38.10 मीटर इतनी ही थी। 1979 की साल में बारहवीं डैम की ऊंचाई 38.10 मीटर से 44.7 मीटर इतनी बढ़ाई गई। उसके बाद 1985 में बारहवीं डैम की ऊंचाई 52 मीटर तक बढ़ाई गई और 1999 में इस बारहवीं डैम की ऊंचाई 66.5 मीटर तक बढ़ाई गई और फिर से 2016 में बारहवीं डैम की ऊंचाई बढ़ाई गई। अभी बारहवीं डैम की 72.60 मीटर इतनी ऊंचाई है। अभी भी इस डैम की ऊंचाई बढ़ाने की आशंका है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसको समय लग सकता है। अभी हम बारहवीं डैम के जंगल क्षेत्र में खड़े हैं और मेरे पीछे जो हरा कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है, वह बॉक्स के बाजू में से एक छोटी सी
रास्ता चला जाता है, वह रास्ता आपको बारहवीं लेक की तरफ लेके जाएगा। और वह रास्ता कुछ 10 से 15 मिनट आपको चलना पड़ेगा और उसके बाद आपको बारहवीं लेक आ जाएगी। मेरे पीछे से जो आता हुआ रास्ता देख रहे हैं वह मुरबाड की तरफ से आता है और यह बदलापुर की तरफ चला जाता है। और मेरे पीछे जो एक छोटा सा रास्ता जो देख रहे हैं वह रास्ता बारहवीं लेक की तरफ जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आए हैं वॉच टावर। यह वॉच टावर बदलापुर में स्थित है और यह बदलापुर और बारहवीं डैम के रास्ते के ऊपर यानी रास्ते के बाजू में आता है। तो आओ चलो चलते हैं वॉच टावर देखने। अभी हम वॉच टावर के जो मेन गेट है उस गेट के आगे खड़े हैं और उस गेट के नीचे से हम अभी अंदर जा रहे हैं। हम अभी वॉच टावर का जो मेन गेट है वहाँ से 5:20 पे चढ़ाई करने के लिए चालू कर दिया है। तो अभी देखते हैं कितने मिनट में हम उसके जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं। जो राइट की तरफ जाता है उस रास्ते पे आना है और उसके तुरंत बाद आपको यहाँ पर एक बोर्ड दिखाई देगा, निरीक्षण मनोरा। ये जो निरीक्षण मनोरा बोर्ड है उससे लेफ्ट की तरफ जाना है, ना कि आपको राइट की तरफ जाना है। तो आओ चलो चलते हैं। जैसे ही आप थोड़ी देर चलेंगे तो आपको एक पहला हॉल्ट करने के लिए आपको एक स्पॉट मिल जाएगा जो कि बारिश के लिए और धूप के लिए यह बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस स्पॉट के अंदर आप बारिश आएगी तो आप यहाँ पर खड़े हो सकते हैं और धूप से भी बचने के लिए आप इसके नीचे खड़े हो सकते हैं। आप जैसे ही फिर जो पहला स्पॉट आपको दिखाई दिया जो रेस्ट के लिए है, उसके बाद में आप 5 मिनट चढ़ाई करेंगे। उसके बाद में आपको एक दूसरा
स्पॉट दिखाई देगा, जो कि धूप के लिए और बारिश के लिए बचने के लिए है। और यहाँ पर आप थोड़ा आराम भी कर सकते हैं। और इस जगह पे कुछ सोलर का लाइट भी लगाया हुआ है, जो कि यह लाइट सोलर के ऊपर जलती है। इस तरफ आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी तरह से नज़ारा दिखाई देगा आपको, आप देख सकते हैं। और इस शेड के नीचे आप जब भी कुछ आवाज़ निकालेंगे तो आपको इकोसिस्टम आवाज़ आ जाएगा। देख सकते हैं आप, हेलो 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 हेलो। दूसरा जो शेड था वहाँ से 5 मिनट की दूरी पर आपको यह तीसरा शेड दिखाई देगा, और यह आखिरी शेड है, आप देख सकते हैं। और इस शेड के बाजू में भी सोलर का लाइट लगाया हुआ है। यहाँ पर आप कुछ आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और ये आखिरी शेड है, और इस आखिरी शेड के बाद में आपको यह मनोरा परीक्षण दिखाई देगा, जो कि मराठी में बोलते हैं मनोरा परीक्षण, इसको इंग्लिश में वॉच टावर बोलते हैं। आप इस वॉच टावर के ऊपर आएंगे तो यह आपको पूरा जो बदलापुर है वो बदलापुर आपको यहाँ से पूरा दिखाई देगा आपको, आप देख सकते हैं। अगर यही आप अगर बारिश के दिन आप यहाँ पर आ गए तो आपको कुछ अलग तरीके से आपको यह दृश्य दिखाई देगा। सब जगह पर पानी और हरियाली होगी यहाँ पर। हनुमान मंदिर के बाजू में आप देख सकते हैं यह जनार्दन स्वामी का आश्रम है। जैसे ही आप मंदिर में आएंगे तो आपको मंदिर के सामने ही आपको शुरुआत में नंदीश्वर दिखाई देंगे, और उसके आगे आप जाएंगे तो आपको
यहाँ पर शिवलिंग है, लेकिन मंदिर अभी बंद है, इसके लिए हम अंदर जाके उसका शूट नहीं कर सकते। तो अभी चलो चलते हैं डुबेरागढ़ पे ऊपर। अभी हम डुबेरागढ़ चढ़ाई करने के लिए शुरुआत किया है, और आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर जनार्दन स्वामी का आश्रम है, और महादेव का यहाँ पर टेम्पल भी है। उसके बाजू में से ही आपको डुबेरागढ़ के ऊपर जाने के लिए यहाँ से रास्ता है। यहाँ से कुछ 20 या 25 मिनट गढ़ चढ़ने के लिए लगते हैं। तो अभी देखते हैं कितना मिनट लगते हैं गढ़ चढ़ने के लिए। इस गढ़ के ऊपर आने के बाद आपको इस तरह से कुछ बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। डुबेरा, आड़पट्टा, अवंधा और बीतनगढ़, यह 4 किलो को निजी वाहनों से 2 दिनों में देखा जा सकता है। इस गढ़ के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आपको जो मेरे सामने जो सीढ़ियाँ दिख रही है, उसी तरह की सीढ़ियाँ आपको शुरुआत से लेकर इस गढ़ के टॉप तक आपको मिलेगी। आप देख सकते हैं हम अभी इस गढ़ के टॉप पर आ चुके हैं, और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पानी का टाकी है, और दूसरी एक पानी की टाकी यहाँ पर है, लेकिन यह पानी पीने लायक नहीं है अभी। आप जब भी इस गढ़ के ऊपर आएंगे तो आपको साथ में पानी का बोतल कैरी करके लेके आना पड़ेगा। इस डुबेरा गढ़ के ऊपर यानी गढ़ का कुछ भी ऐसे पुराने अवशेष नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पानी के टाकी है वह आपको, यह पौराणिक टाकी आपको दिखाई देगी। इस गढ़ के ऊपर आने के बाद आपको सप्तशृंगी माता का मंदिर यहाँ पर दिखाई देगा। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वह सप्तशृंगी माता का मंदिर है। नासिक जिले में सिन्नर यादवों की पहली राजधानी थी। डुबेरा किला सिन्नर के पास डुबेरा गांव में एक पहाड़ी पर है। किसी जमाने की राजधानी सिन्नर के पास इस किले का इस्तेमाल शायद राजधानी के रास्ते की सुरक्षा के लिए किया जाता था। किले से सिन्नर तक का क्षेत्र माड़ुंगी नदी की घाटी, आड़पट्टा और अवंधा तक का क्षेत्र दिखाई देता है।
ऐसा कहा जाता है कि थोरला बाजीराव पेशवा का जन्म दुबेरा के बरवे महल में 18 अगस्त 1700 में हुआ था। दोपहर के करीब 1 बजे हम बरवे महल के पास दाखिल हुए। हालांकि आज महल की स्थिति खराब है, पर हम आज भी गांव में महल देख सकते हैं। इस महल को तटबंदी है और जब आप निर्माण को देखते हैं आपको लगेगा कि यह महल पेशवा कालीन होना चाहिए। कद्दू का पेड़ दुबेर गांव की कई विशेषताओं में से एक है। इसी पेड़ के नीचे समाधि भी है। कई लोग आश्चर्य करते हैं कि कद्दू का पेड़ यहाँ इस गांव में कहां से आया। यह पेड़ कहां से आया इसके बारे में एक पौराणिक कथा है। आपको अभी महादेव टेम्पल घुमाते हैं और अभी शुरुआत की है सीढ़ियाँ चढ़ने की। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ अगर आप 2 व्हीलर लेके आएंगे तो 2 व्हीलर पर्वत के ऊपर आ जाती है और यहाँ पर आप 2 व्हीलर को पार्किंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद में इस स्टेप से आप मंदिर की तरफ ऊपर की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। अभी हम फाइनली मंदिर के नज़दीक आ चुके हैं। अभी कुछ 1 मिनट का फासला बचा हुआ है, तब 1 मिनट में पहुंच जाएंगे। एक्चुअली ये सीढ़ियाँ बहुत स्टीफ है और बहुत थकाने वाली सीढ़ियाँ है। जो अभी आपको आगे दिख रहा है वो शिव मंदिर है।
आप स्कूल में पढ़ते हैं कॉलेज में पढ़ते हैं? स्कूल में। ये सब बच्चे लोग हैं। अभी मुझे जब मैं नीचे उतर रहा था तभी मुझे मिल गए हैं। ये अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो आज छुट्टी होगी आपको स्कूल को? हाँ। तो आपका नाम क्या है? आपका? तन्मय। आपका? सौरभ। आपका? सौरभ। आपका? रुद्र। ऐसा कहा जाता है कि यह एक चमत्कारी स्थल है। माझं नाव विजय साहने. मी भिनार गावाला राहतो. बरीच वर्ष मी इथे काढलेले आहो. 25 वर्षापासून मी इकडे येणं जाणं माझं चालू आहे. मध्ये एक देवीचं मंदिर आहे जे दिंडेश्वरी माता मंदिर, ते माझ्या हातानं झालेलं आहे. मी गौंडी काम करतो. वरती दिंडेश्वर महादेव मंदिर ते हाल माझ्या हातानं झालेले है. बारे में आपको बहुत कुछ बता सकते हैं. जहाँ तक हमने देखा है सन 2000 में यहाँ के निर्देशक जीवा भांगरे म्हातारापणात होता. त्यांच्या तेवढा म्हातारा बी नाही झाले होते. थोडा टाईटच होते. आज बी टाईट आहे. म्हातारापण झालेले आहे. पण त्यांना एक सपना आलेला होता की हा इथे मंदिर आहे म्हणून. हे मंदिर ढाकलेला गेला होता अख्खा मातेमध्ये. त्यांना सपनाचा उद्देश पडला. मग ते खोदकाम चालू करायला लागले. मग त्यांना थोडा थोडा दिसायला लागला. काही डगरा पायऱ्या हेम ते डिझाईनची डगरा सगळं माहिती पडायला लागला. और ऐसी आगे की तरफ है. तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकॉन के बटन के ऊपर क्लिक करो. हाँ, आपको सामने जो अभी जो गेट दिख रहा है वह श्री खंडोबा देवस्थान मुड़गांव का प्रवेश द्वार है. और अभी हम इस प्रवेश द्वार के अंदर से आगे चलते हैं. जैसे ही आप मंदिर को चढ़ाई करना शुरू करेंगे उसके पहले आपको लेफ्ट साइड में मंदिर के लिए जो पूजा का सामान लगता है वह एक छोटा सा शॉप आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा. यहाँ पर आपको मंदिर के लिए जो भी सामान लगेगा वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा. जैसे ही आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे उसके बाद में शुरुआत में ही आपको राइट हैंड में भानुबाई का मंदिर दिखाई देगा. अभी हम चढ़ाई
चालू कर दी है और अभी कुछ 2 मिनट हुए। दंत कथा कहती है कि मणि और मल्ला नाम के राक्षसों ने ब्रह्मदेव के पास से न हारने का वरदान प्राप्त कर लिया और वह राक्षस इन जग का सर्वनाश करने लगे। जब सभी भगवान मणि और मल्ल से हारकर भगवान शंकर के पास गए, तभी शंकर भगवान ने श्री खंडोबा का अवतार लिया और युद्ध करने के लिए नंदी पर सवार हो गए। जब इस मणि राक्षस का वध किया गया, तभी पश्चाताप करने के लिए खुद का सफेद घोड़ा श्री खंडोबा को प्रदान किया। युद्ध 6 दिन चला और इसीलिए यह 6 दिन जेजुरी और इस मूलगांव के श्री खंडोबा माही पूर्णिमा के दिन यह यात्रा निकलती है। आप यह सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, इन्हें थकाने वाली सीढ़ियाँ है ये सब। टोटल यहाँ पर 550 सीढ़ियाँ हैं। वो 550 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे ही आप ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पर घोड़े के पैर के निशान दिखाई देंगे। यह श्री खंडेश्वर महाराज का घोड़ा, उसके पैर के निशान है। हम अभी 5 मिनट के लिए यहाँ पर रेस्ट करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि पूरा गढ़ अभी चढ़ाई करके हो चुका है। तो अभी 5 मिनट बैठ के हम लोग मंदिर में निकलते हैं। मंदिर अभी यहाँ से कुछ 2 मिनट की दूरी पर है। जैसे ही आप मंदिर के नज़दीक आएंगे तो आपको 2 बुरुज लगेगा, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। इस देवस्थान की यह कहानी बताई जाती है। एक बार श्री खंडोबा अपने घोड़े के ऊपर बैठकर जेजुरी गढ़ से निकल पड़े और सीधा इस मूलगांव के जंगल में पहुंचे और एक आम आदमी का रूप धारण करके इस जंगल में चल रहे थे। जंगल से चलते चलते उनको भेड़ बकरी पालने वाले इंसान दिखाई दिए। श्री खंडोबा ने उनको पूछा कि आपको कुछ चाहिए। श्री खंडोबा आम आदमी के रूप में थे, इसीलिए गांव के आदमियों ने उनको पहचाना नहीं। गांव वालों ने बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको कुछ चाहिए तो बोलो। श्री खंडोबा ने उनको कुछ खाने के लिए मांगा और इस पर्वत के ऊपर आने का रास्ता पूछा और श्री खंडोबा अपने घोड़े के साथ
इस पर्वत पर चले आए और यहाँ लुप्त हो गए। और उस रात में सभी गांव वालों के सपनों में आए और मैं आपको इस पर्वत के ऊपर मिलूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आए हैं सिन्नर तालुका में। यह सिन्नर तालुका नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है और यह नासिक डिस्ट्रिक्ट से कुछ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और हम जहाँ पर खड़े हैं वह मुक्तेश्वर टेम्पल है। तो आज हम मुक्तेश्वर टेम्पल देखने के लिए आए हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वह बहुत पुराना वह टेम्पल है और यह टेम्पल जैसे ही आप मुक्तेश्वर टेम्पल के पटांगण में आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ बैठने के लिए आपको कुर्सियाँ मिलेगी। और जैसे ही आप मंदिर के नज़दीक आएंगे तो आपको लेफ्ट साइड में तुलसी का पौधा लगाया हुआ आपको दिखाई देगा। इस मंदिर में जाने के लिए आपको पहले नंदी का स्टैचू दिखाई देगा आपको। और आप देख सकते हैं इस मंदिर की हालत अभी क्या हो चुकी है। और चलो मंदिर के अंदर जाते हैं। मुक्तेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी जी विराजमान है। इस मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग है। यह मंदिर इस क्षेत्र में बहुत पुराना मंदिर है। इस मुक्तेश्वर मंदिर पर आप शिल्पकला भी देख सकते हैं। इस मंदिर के खंबे पर भी नक्काशी की गई है। यह शिल्पकला आपको मंदिर की तरफ आकर्षित करती है। आज इस मुक्तेश्वर मंदिर की हालत आप देख सकते हैं। यह मंदिर आधे से ज्यादा ढह चुका है। फिर भी आज यह मुक्तेश्वर मंदिर धूप, बारिश, ठंडी में आज भी आपके सामने खड़ा है। आज का यह वीडियो यही ख़त्म करता हूँ।
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन बटन है उसके ऊपर क्लिक करो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं अभी खोपड़ी इस गांव में हूँ और अभी मैं ऐसे इंसान के घर पे जा रहा हूँ। जब भी मैं इस गांव में आता हूँ तो वह इंसान मुझे चाय पीने के लिए घर पे हर टाइम बुलाते हैं। तो अभी हम उस इंसान के घर पे जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वह इंसान बुजुर्ग इंसान है। तो चलो अभी जाकर उनसे मिलते हैं। अभी मैं घर से निकला हूँ और कुछ 5 मिनट के दूरी पर उनका घर है। ऑलरेडी वो घर पर आए थे और उन्होंने मुझे बोला कि आप घर पर आ जाओ करके। तो हम जब भी इस गांव में कभी भी आते हैं ना तो हमें घर पे चाय पिलाने के लिए हर टाइम बुलाते हैं हमें। कभी भी जब पण आम्ही गावाला येतो त्या टायमाला तुम्ही नेहमी चाय प्यायला बोलत होता आम्हाला सकाळी। और अभी जो आपने जो घर देखा है ये इनका ही घर है और अभी पूरी तरह से ये बन नहीं चुका है। अभी ये कुछ काम बाकी है इस रूम का। तो ये कुछ दिवाली तक पूरा इसका काम हो जाएगा। और इन्हें तो ये हमें घर पर आकर चाय नाश्ता करने के लिए ज़रूर हमें बुलाते हैं इनके घर पर। तो हम हर बार आते हैं, लेकिन इस बार ब्लॉग के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। और इनका नाम है नाम क्या तुमचा? सोमनाथ देवराम गुरुळे। और इनका नाम है सोमनाथ देवराम गुरुळे। और यह खोपड़ी बुद्रुक इस गांव में रहते हैं और यह गांव सिन्नर तालुका में नासिक जिला में आता है। और अभी मैं जो आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, जो इनको कुछ 7 या 8 वर्षापूर्वी ना तुम्हाला बाईट केलं होतं स्नेकनी, सापाने। हाँ। कुछ 8 साल पहले इनको सांप ने काट लिया था, जो कि वह कोबरा करके बड़ा सांप था। तो उसका अभी तक भी कुछ पैर के ऊपर उसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं। 8 साल के बाद में उनका पैर कैसा हुआ अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये उनका पैर है जहाँ पर कोबरा ने बाइट किया था। तो अभी भी देख सकते हैं 8 साल के बाद ही उनका पैर यहाँ पर सूजा हुआ है और वहाँ पर जख्म हो चुकी है।
और ये जो इंसान है ना, यह मौत के मतलब यमराज के पास जाकर उनकी दरवाजे पे घंटी बजा के रिटर्न आ चुके हैं। क्योंकि जब उनको सांप ने काट लिया था ना, उस टाइम पे ये इनकी हालत बहुत ख़राब थी और कुछ लास्ट स्टेज पे थे। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि यह कुछ यमराज के दरवाजे पे घंटी बजा के रिटर्न आ चुके हैं इंसान। ओम साई वायर करके मेरे भाई का यहाँ पर शॉप है, और उस शॉप में शेततळे जाळी, पोल्ट्री फार्म जाळी, कांदा चार जाळी, कंपाउंड जाळी, ऐसे अनेक प्रकार के यहाँ पर जाली बनाकर मिलती है। और वहाँ पर ऊपर जो आप देख सकते हो, वहाँ पर उनका कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। वो देखते हैं, मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो शिरडी से आने वाला रास्ता है, और यहाँ पर ये नासिक की तरफ यह रास्ता चला जाता है। अभी मैं कुछ यहाँ पर आधे घंटे तक रुका था इस शिरडी हाईवे पे। तो मुझे आधे घंटे के बाद यहाँ पर मुझे एक ट्रक मिला है जो मुझे सिन्नर बस स्टॉप तक मुझे छोड़ देगा। और यहाँ पर जो ट्रक चलाते हैं, मैं उनके साथ आपका इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। मैं ये जो हमारे भाई है, वो ट्रक चलाते हैं, राजू भाई है इनका नाम, और ये ट्रक चलाते हैं। इन्होंने मेरे लिए यहाँ पर गाड़ी रोक दी है, तो इनका खूब खूब धन्यवाद। इनका नाम है सुभाष मोरे, जो इनके सीनियर है। इनको मैंने पहले पूछा था कि ये गाड़ी सिन्नर तक जाएगी क्या, तो इन्होंने बोला कि हाँ, ये सिन्नर तक जाएगी और आपको छोड़ देंगे सिन्नर तक। तो इनका भी खूब खूब धन्यवाद जिन्होंने मेरे लिए गाड़ी रुकाया। अभी हम सिन्नर इस सिटी में आ चुके हैं, और अभी आप सामने जो देख रहे हैं वो वावी एस करके इस जगह का नाम है। और यहाँ से अभी हम लेफ़्ट लेके हम लोग सिन्नर के जो बड़ा डेपो है एसटी का, उस तरफ जा रहे हैं अभी हम लोग। अभी हम सिन्नर में आ चुके हैं, और यहाँ से जो लेफ्ट साइड में रास्ता जाता है वह घोटी की तरफ जाता है, जो कि इगतपुरी, कसारा और मुंबई की तरफ जाता है। और ये बाजू में है वो मारुति मंदिर है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज हम आए हैं नासिक डिस्ट्रिक्ट में सिन्नर तालुका इस जगह पर गोंदेश्वर करके एक बहुत पुराना टेंपल है, और यह टेंपल कुछ 1200 साल पुराना टेंपल है। तो आओ चलो चलते हैं। गोंदेश्वर मंदिर एक हेमाड़पंथी मंदिर है। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्षिणी शैली में निर्मित सिन्नर का प्राचीन गोंडेश्वर मंदिर वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर गुलाबी वेसिकुलर चट्टानों से बना है। इससे मंदिर को प्राकृतिक गुलाबी रंग मिल गया है।
सिन्नर का गोंदेश्वर मंदिर मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृति है। गोंदेश्वर मंदिर को यादव राजवंश के शासन के दौरान बनाया गया था। अपने पूर्व शाही काल के दौरान सिन्नर राजवंश का एक गढ़ था और आधुनिक इतिहासकार इसे यादव राजा सेऊचंद्र द्वारा स्थापित शहर सीनापुरा से पहचानते हैं। स्थानीय परंपरा के अनुसार सिन्नर शहर की स्थापना गौली यानी यादव के प्रमुख राव सिंगोनी ने की थी और गोंदेश्वर मंदिर को उनके बेटे राज गोविंद राव ने 2 लाख रुपए की लागत से बनाया था। सभा मंडप के स्तंभ पर उत्कृष्ट और बेहतरीन नक्काशी की गई है और उन पर और मंदिरों की दीवारों पर देवताओं, गंधर्व, अप्सराओं, पुरानी घटनाओं का उल्लेख किया गया है। मंदिर में त्रिमित शिल्प काम है और इस पर पड़ने वाले प्रकाश और छाया के प्रतिबिंबों से मंदिर की शोभा बढ़ जाती है। मंदिर में सभा मंडप और गाभारा है। गर्भगृह में बने इस मंदिर की आसमान छूती चोटियां बेहद खूबसूरत है और बेहतरीन नक्काशी से सजी है। गर्भगृह में एक शिव पिंडी है। आज का यह वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन बटन है उसके ऊपर क्लिक करो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।